हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल बैक टू अवर इंडियन पॉलिटी सीरीज लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने सिक्स्थ चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर आई वुड लाइक टू मेक फ्यू रिकमेंडेशंस, आई वुड लाइक टू गिव फ्यू डायरेक्शंस। पहला, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखते हुए अपने साथ अपनी लक्ष्मीकांत ज़रूर रखिएगा। सिक्स्थ एडिशन आई वुड प्रिफर, बट स्टिल इफ़ यू डू नॉट हैव सिक्स्थ एडिशन, आप फिफ्थ एडिशन के साथ भी काम चला सकते हैं। तो आप अपनी बुक लेके रखिएगा, एक हाइलाइटर लेके आप बैठेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नोटबुक आप अपने पास रखेंगे जिसमें आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है जो कि आपकी लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है, आप उसको अलग से अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 रख लीजिए, ताकि लेक्चर जो है ये अगर आप रिवीजन मोड पे हैं तो जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन वो लोग जो कि पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो इस लेक्चर को इसकी नॉर्मल स्पीड में रख सकते हैं या फिर 1.25 में रख सकते हैं। सो इन डायरेक्शंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। और आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। जब हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं, जब हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन डेमोक्रेसी। आपके भारत में या किसी भी प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन किसी को दी जा सकती है, दैट इज नागरिकता, दैट इज सिटीजनशिप। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सिटीजनशिप, तो आप ये कह सकते हैं दैट इट इज द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी प्रजातंत्र में दी जाने वाली सबसे बड़ी जो डेजिग्नेशन है उसको नागरिकता कहा जाता है। Apart from that, citizen is the status of a person recognized under the custom or law, right? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नागरिक होता है, जो सिटीजन होता है, सो ये क्या है? ये एक स्टेटस है। किसका स्टेटस है? एक व्यक्ति का स्टेटस है, एक पर्सन का स्टेटस है जो इसको दिया जाता है बाय द कस्टम, राइट, या फिर बाय द लॉ ऑफ द लैंड। उस पर्टिकुलर जो टेरिटरी है, वो जो पर्टिकुलर कंट्री है, उस कंट्री का जो कस्टम है या उस कंट्री का जो लॉ है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो स्टेटस किसी नागरिक को दिया जाता है, उसी को सिटीजन कहा जाता है। सिटीजन कौन होता है? ही इज अ लीगल मेंबर, ही और शी इज अ लीगल मेंबर ऑफ अ सोवरेन स्टेट, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है आपका? इंडिया आपका सोवरेन स्टेट है। और क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, तो ये सोवरेन स्टेट क्या करेगा? ये सोवरेन स्टेट लीगल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको प्रोवाइड करेगा? किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करेगा। जब उस पर्सन को लीगल स्टेटस प्रोवाइड हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे सिटीजन, ठीक। तो सिटीजन क्या है? इट इज अ लीगल स्टेटस provided by a sovereign country, provided by a sovereign state, and this status is considered as the highest designation in a democracy. Very important, right? What is the idea of citizenship? The idea of citizenship has been defined as the capacity of individuals to defend their rights in front of the governmental authority. तो जब आप नागरिक बनते हैं, जब आप सिटीजन बनते हैं, तो ये जो सिटीजनशिप का आइडिया है ये आपको कुछ राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है। किसके खिलाफ? आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ आप लड़ सकें अगर वो आपके अधिकारों का हनन कर रही है। तो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप बेसिकली क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग यू, इट इज इक्विपिंग यू विद द कैपेसिटी, कि ताकि आप सरकार के मन मर्जी के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें। तो नागरिक जो है, नागरिकता जो है, ये आपको अधिकार देती है, राइट। अब हम बात करेंगे सिटीजन्स और एलियंस के बारे में। तो देखो, दो तरह के पर्सन्स होते हैं आपके जो कि डिफाइन किए गए हैं, ठीक। पर्सन नंबर 1 आर योर सिटीजन्स, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन है सिटीजन, और दूसरी कैटेगरी है एलियंस, ठीक। तो आपके जो पर्सन्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका सिटीजन, पहली कैटेगरी है सिटीजन, और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज एलियंस, राइट। आपके जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स या उनके जो नागरिक अधिकार हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं और एज कंपेयर टू योर एलियंस।
आपके लगभग बहुत सारे अधिकार आपके नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो कि एलियंस को नहीं दिए गए हैं। एलियंस की जब हम बात करेंगे तो एलियंस की हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा है लेकिन वो सिटीजन नहीं है। ठीक है, भारत में रह तो रहा है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको हम एलियन कहेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं, यानी वो केवल फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को दिए गए हैं और सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13, राइट। जब हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 15 कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ। इसका मतलब स्टेट अगर चाहे तो आपके एलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है ये केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है, एलियंस को नहीं दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 16 की बात करें तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों का जब मामला आएगा तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अमंग द सिटीजन्स, ठीक है, नागरिकों के मध्य किसी भी तरह का भेद नहीं करेगा, लेकिन एलियंस के साथ भेद कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आर्टिकल 18 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी भारत के जो नागरिक हैं वो टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन अगर एलियन चाहें तो वो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, तो ये भी आपके नागरिकों को है, आपके गैर नागरिकों को यानी एलियंस को नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 आपके माइनॉरिटी राइट्स कंसीडर किए जाते हैं और ये राइट्स भी आपके नागरिकों को हैं, आपके एलियंस को नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल आपके नागरिकों को एलोकेट किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो कि एलियंस को नहीं दिए गए हैं। सो पॉज करें, आप इस स्लाइड को एक बार खुद पढ़ें और समझें, नोट्स तैयार करें या फिर अपने लक्ष्मीकांत में इसको हाईलाइट करें, तभी जाके आप ये याद कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा जो आपके सिटीजन होते हैं केवल उनको ये अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर सकें, जैसे आपकी पोस्ट प्रेसिडेंट, जैसे आपकी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। तो इस तरह की पोस्ट अगर आपको होल्ड करनी है तो आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। आप अगर भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं और आप गवर्नर नहीं बन सकते हैं। टू होल्ड certain constitutional post you need to be a citizen of India, very important। इसके अलावा राइट टू वोट जो अधिकार है ये भी केवल और केवल नागरिकों के पास है, एलियंस को राइट टू वोट नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल और केवल भारत के नागरिक कंसीडर किए जाएंगे, आप किसी दूसरे देश के नागरिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर हम एलियंस की बात करें तो एलियंस जब भारत में रह रहे होंगे, राइट, एलियंस का मतलब है जो नागरिक नहीं है। देखो इसको इस तरीके से समझो कि कोई व्यक्ति, जैसे आईपीएल का मैच चल रहा है, राइट, तो आईपीएल का मैच मान लेते हैं 2 महीने के लिए आपका आईपीएल टूर्नामेंट चलता है और इन 2 महीने के लिए फॉर एग्जांपल रिकी पॉन्टिंग भारत में आके रहता है। तो अब रिकी पॉन्टिंग भारत में कब तक के लिए रह रहा है? 2 महीने के लिए रह रहा है, लेकिन क्या वो नागरिक है भारत का? नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं है। तो वो कौन है? ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एलियन। तो इनको हम कहते हैं एलियन, जो भारत में रहते तो हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं है। तो रिकी पॉन्टिंग क्या भारत का नागरिक कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन होगा? ये ऑस्ट्रेलियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां का नागरिक होगा। भारत में ये एज अ रेसिडेंट रहेंगे, एज एन एलियन रहेंगे, राइट। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के नागरिकों के लिए बनी है फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत में रहने वाले जो एलियंस हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है। फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर जब हम कवर करेंगे तो मैं आपको इसे और ज़्यादा एलिबरेटिव फॉर्म में समझाऊंगा। फिलहाल तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भारत के जो नागरिक होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी उनकी होती है, एलियंस की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है, राइट।
लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि नागरिकता को लेके जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में बहुत कम बात करता है, राइट? ये आपको याद रखना है। तो बात कब तक करता है, बात कब तक करेगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। यानी ये बात करेगा 26 जनवरी 1950 तक जो भारत के नागरिक थे, यानी इस डेट तक भारत का कौन नागरिक बनेगा, इसके बारे में बात करता है आपका भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन बनेगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 11, और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और उस लॉ के माध्यम से, उस लॉ के अनुसार डिफाइन करेगी कि अब से, यानी 1950 के बाद से भारत का नागरिक कौन होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसको हम फिर से समझते हैं। देखो, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है पार्ट 2। पार्ट 2 में आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल 5 से लेकर, नॉट 6, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बात करते हैं आपकी नागरिकता के बारे में, ठीक है। आपकी नागरिकता कहाँ पर है, आपकी नागरिकता पार्ट 2 में मेंशन है, और पार्ट 2 में आपके आर्टिकल 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10 और 11 में आपको प्रावधान मिलते हैं किस चीज़ के, नागरिकता के। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 5 to 11 में जो नागरिकता के प्रावधान हैं, यानी कि भारत का नागरिक कौन होगा, ये केवल उन लोगों तक सीमित है जिन लोगों को नागरिकता 26 जनवरी 1950 तक मिल चुकी है। यानी इस पर्टिकुलर डेट तक भारत का कौन नागरिक होगा, ये आपके इन आर्टिकल्स में मेंशन है। फिर आपका आर्टिकल 11 आता है। आर्टिकल 11 में ये लिखा है दैट पार्लियामेंट विल हैव द पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि अब, यानी 1950 के बाद से, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत में नागरिक कौन होगा, किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, इसका फैसला कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। और इसी पावर के जरिए पार्लियामेंट एक कानून बनाता है जिसे कहा जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो और एलिबरेटिव तरीके से भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है। अगर हम 5 से लेकर 11 तक की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक का जो आर्टिकल है वो बात करेगा भारत के नागरिकों के बारे में, उन नागरिकों के बारे में जो कि 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक थे, ठीक। तो अब एक एक करके इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 किस चीज के बारे में बात करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। पहला, एनी पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मेगा। ये हम कब की बात करें, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो प्रावधान थे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से दोनों में से एक अगर कोई भारत में जन्मा है तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, राइट। तो सपोज फादर है और मदर है और ये आपका बेटा है, राइट। फादर आपके इंडियन है और मदर आपकी फॉर एग्जांपल जर्मन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी, और ये बच्चा जो है ये इंडिया में पैदा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि कोई भी वो व्यक्ति जो कि भारत में पिछले 5 सालों से रह रहा हो एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, राइट। यानी हमने देखा कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमने एक डेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है। तो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले, राइट,
5 साल पहले या 5 साल तक अगर कोई भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पर रह रहा है तो ही विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू बिकम द इंडियन सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि आर्टिकल 5 में दिया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में, और आर्टिकल 6 बात करता है नागरिकता के उन प्रावधानों के बारे में जिन प्रावधानों के अनुसार भारत के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। पहले वो क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ है, राइट, या उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं, राइट, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं, ठीक, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो भारत में पैदा हुआ है, या जिसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं, या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं। और 2 कंडीशन इनमें डाली गई है। पहली कंडीशन, दे माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 1907 1948, ठीक है, यानी यहाँ पे एक वो डेट बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया माइग्रेट हो चुका है, कहाँ से, पाकिस्तान से, राइट, तो कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत माइग्रेट हो चुका है 19 जुलाई 1948 से, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको समझिए कि यहाँ पर नागरिकता यानी आर्टिकल 6 में नागरिकता कैसे दी जा सकती है कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, और रामलाल जो है ये आपके अनडिवाइडेड इंडिया में, ये पाकिस्तान में रहता था, ठीक है, लाहौर में ये रहता था, और जब पाकिस्तान बना, भारत का बंटवारा हुआ, तो रामलाल रियलाइज कि उसके जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा जो सिक्योर रहेंगे वो इंडिया में रहेंगे, ठीक है, तो रामलाल क्या करेगा, अपने परिवार के साथ इंडिया माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस तरह के लोगों को अलाउ किया गया है कि आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन इसमें एक डेट जो है वो रखी गई है, ठीक है, तो डेट क्या है, 19 जुलाई 1948, कि कोई भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होगा इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले, उसको नागरिकता दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा वो व्यक्ति जो कि भारत में माइग्रेट होगा 19 जुलाई 1948 के बाद, उसको भी भारत में नागरिकता दी जा सकती है, बट फॉर दैट उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जिस डेट में वो एप्लीकेशन दे रहा है उससे 6 महीने पहले तक उसका भारत में रहना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं आपका 15 अगस्त 1948 को पाकिस्तान से भारत आता है, ठीक है, पाकिस्तान से वो भारत आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त को जो है उसको सीधे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जब वो भारत में आ चुका है 6 मंथ उसे भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन डालेगा, और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 7 की बात करें तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि भारत से पाकिस्तान जाएंगे। तो अभी तक तो हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो कि पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत से पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि भारत से पाकिस्तान जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान जाता है 1 मार्च 1947 के बाद तो वो भारत का नागरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब एक केस ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति था जो कि भारत से पाकिस्तान गया और वो गया 10 मार्च को, 10 मार्च 1947। तो टेक्निकली क्या हुआ, उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये डिसीजन गलत डिसीजन है एंड पाकिस्तान इज नॉट अ गुड कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, सो एंड सो फोर्थ। ये रियलाइजेशन उसे जब होता है तो वो वापस भारत में आ जाता है।
राइट। तो वो क्या करेगा, अब फिर से वही प्रोविजन लागू होगा उसके ऊपर कि वो वापस आएगा और फिर उसे 6 मंथ यहाँ पर रहना पड़ेगा, और जब उसे 6 मंथ पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन देगा और उसके बाद भारत की नागरिकता उसे दे दी जाएगी। ये कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 7 में लिखा है। तो आर्टिकल 7 में उन लोगों के बारे में बात लिखी है जो कि आपके 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चले जाएंगे और उसके बाद वापस इंडिया आएंगे। तो जब इंडिया वापस आएंगे तो 6 मंथ रहेंगे और 6 मंथ रहने के बाद एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर वो भारत में पैदा होता है, राइट, अगर उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं और वो जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउट ऑफ इंडिया। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी बाकी देश है वहाँ पे रह रहे होंगे। तो मान लेते हैं जर्मनी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यक्ति है जो भारत का नागरिक रहना चाहता है, राइट, तो उसके पेरेंट्स इंडियन बॉर्न हैं या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन बॉर्न हैं, राइट, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो जर्मनी में रहता है। तो वो क्या है जर्मनी का, वो जर्मनी का नागरिक नहीं है, वो वहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा है, राइट। तो अब वो व्यक्ति जो है भारत में की नागरिकता ले सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भारत की एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। जैसे कोई भी देश जो होता है ना, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके दूसरे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्बेसीज में, ठीक है, दूतावास उन्हें कहा जाता है। तो इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी होगी, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी होगी, जर्मनी की एम्बेसी होगी, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से इंडिया की भी एम्बेसी होगी। तो मान लेते हैं जर्मनी में जो है इंडिया की एम्बेसी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एम्बेसी में जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा आर्टिकल 8 में लिखा है, राइट। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप उसकी समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो मान लेते हैं रामलाल है, ठीक, तो रामलाल जो है घूमने के लिए जाते हैं, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड चले गए और उन्हें स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा पसंद आया और स्विट्जरलैंड को रामलाल बहुत पसंद आए। स्विट्जरलैंड में इन्होंने अप्लाई किया नागरिकता के लिए और रामलाल को स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। और जैसे ही रामलाल इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी स्विट्जरलैंड की नागरिकता को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहाँ पर लिखा है, ये आर्टिकल 9 में लिखा है कि कोई भी भारत का जो नागरिक है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता, और अगर वो भारत किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी अपनी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 10 में क्या लिखा है, आर्टिकल 10 में ये लिखा है कि एक बार आपको नागरिकता मिल जाती है तो आप यू विल कंटिन्यू टू बी अ नागरिक सिटीजन, ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे एक नागरिक बने रहना। इसका मतलब कि हर 6 मंथ में या हर 1 ईयर में या 5 ईयर में या 10 ईयर में आपको अपनी नागरिकता रिन्यू नहीं करवानी पड़ती, ठीक है। आपको अपनी सिटीजनशिप को रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो आपकी नागरिकता को रिन्यू करवाने के लिए कानून बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए आप देखेंगे एनआरसी का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ठीक, एनपीआर का मुद्दा चल रहा है। तो एनआरसी और एनपीआर वाला मुद्दा मैं करंट अफेयर्स में कभी कवर करवाऊंगा एग्जाम आने से पहले। फिलहाल तो आप इतना समझें कि आपको अपनी नागरिकता को रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर आपसे ये कह सकती है कि आपको आपकी नागरिकता रिन्यू करवानी है, फॉर एग्जाम्पल एनआरसी। इसके अलावा आर्टिकल 11 के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है अब से नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे उसको कौन डिटरमाइन करेगा, उसे पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा बाय मेकिंग लॉ।
तो बनाता है फिर लॉ, कौन सा लॉ बनाएगा? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो अब भारत में नागरिकता के जो प्रावधान होंगे, जो नागरिकता मिलेगी या जो नागरिकता खत्म होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो होगी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और इस एक्ट में आपको काफ़ी सारे अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे 1957 में अमेंडमेंट होता है, 85 में, 1986 में, 1992 में, 1993, 2003, 2005 और फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दो आपके अमेंडमेंट हो जाते हैं 2015 और 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं। तो बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो नागरिक होगा उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, उसको किस तरीके से सिटीजनशिप एलोकेट की जाएगी, ये सारी बातें आपकी लिखी है 1955। तो आपको याद ये रखना है कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो लोग होंगे जो 1950 के बाद जिनको नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ तक जो नागरिकता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी जा चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950 तक जो आपकी नागरिकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, और उसके बाद जो नागरिकता है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के बाद से आपको दी जाएगी। तो 5 तरीके बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता के। पहला है बाय बर्थ, फिर है बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पहला तरीका है आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए, बोलिए, by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला जो प्रावधान है उसको कहा गया है बाय बर्थ, यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ, और इसी को कहा जाता है जस सोली। जस सोली का मतलब है दैट यू आर द सन ऑफ द सॉइल एंड बिकॉज यू बॉर्न इन इंडिया, यू बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, सो ऑटोमेटिकली आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए प्रावधान ये था कि कोई भी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे उसके पेरेंट्स किसी भी देश के क्यों ना हो। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है अगर आप समझें। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक आदमी है टॉम, राइट, एंड उनकी वाइफ है जिनका नाम है मारिया, और ये लोग भारत के नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, और ये घूमने के लिए भारत आते हैं। ठीक है, और जब ये घूमने के लिए भारत आते हैं तो यहाँ पे जन्म हो जाता है इनके बेटे का जिनका नाम है जैक, राइट। तो अब अगर आप ये प्रावधान देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जनवरी 1987 के पहले भारत में अगर जन्मा है तो उसको भारत की नागरिकता एलोकेट हो जाएगी। तो लेकिन आप देखो इसमें टेक्निकल समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि उनके पेरेंट्स तो भारत के नहीं है ना, ये बात यहाँ पे लिखी है, पेरेंट्स सिटीजनशिप डजंट मैटर, लेकिन अगर टॉम और मारिया चाहें तो वो जैक को भारत का नागरिकता दिलवा सकते हैं। तो ये एक इसमें समस्या थी। ठीक, इसके बाद नया कानून बनता है और कानून ये कहता है कि 1 जुलाई 1987 के बाद होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है, भारत में पैदा हुआ है, तो उसे भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब फादर में से और मदर में से किसी इन दोनों में से कोई एक जो है वो भारतीय होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इससे पहले तो मदर और फादर की जो नागरिकता थी वो मैटर नहीं करती थी, लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद से जो बच्चे पैदा होंगे उनमें उनके माँ बाप में से किसी एक का इंडियन होना जरूरी है, तब जाके उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, उसके बाद एक नया कानून बनता है 3 दिसंबर 2004 में, और कोई भी बच्चा जो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मेगा उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके मदर एंड फादर दोनों जो है वो भारत के नागरिक होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। ठीक, तो पहले क्या हो रहा है, पहले 1987 तक, ठीक, 1987 तक आपके पेरेंट्स की नागरिकता मैटर नहीं करती है।
उसके बाद क्या होता है कि अगर आप 1987 के बाद अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स में से यानी मदर और फादर में से किसी एक का इंडियन होना ज़रूरी है। फिर तीसरा केस क्या है कि अगर आप 2004 के बाद पैदा हो रहे हैं तो आपके मदर और फादर दोनों का भारतीय होना ज़रूरी है, या फिर दोनों में से किसी एक को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो फिर जो बच्चा होगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये कहाँ पे लिखा है? ये 1955 का एक्ट था जिसमें समय समय पर और भी ज़्यादा अमेंडमेंट आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब जो बाहर रहते हैं, जो भारत में नहीं रहते हैं, तो उनके बच्चों को किस तरीके से भारत की नागरिकता मिलेगी। इस तरह की नागरिकता को जस्ट सैंग्विन बोला जाता है, यानी बाय ब्लड आपको भारत की नागरिकता दी जाती है। तो अब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, तो अगर आपके फादर जो है भारत के नागरिक हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इंडियन नागरिकता दे दी जाएगी। राइट? फिर से मेरे साथ आप रिपीट करिए। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से और 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है और आपके फादर भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद अगर आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है और आपके मदर और फादर दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक अगर है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद एक नया कानून आता है कि आपका जन्म अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो होगा क्या? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अगेन जो मैंने आपको बताया, एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारी एम्बेसीज होती हैं और कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारी कॉन्सुलेट्स होती हैं। ठीक है, एम्बेसी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बोला जाता है, कॉन्सुलेट आपके छोटे ऑफिसेज होते हैं। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, और फिर क्या होगा, आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। राइट? तो अगर आपका जन्म जो है यानी जब भी बच्चे का जन्म है तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन उसके पेरेंट्स करवाएंगे। तो बर्थ के, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, नागरिकता के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और फिर जाके आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक? उसके बाद तीसरा जो तरीका है दैट इज बाय नेचुरलाइजेशन। किस तरीके से आपको नागरिकता दी जा सकती है? बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक? अब इस नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें सरकार के पास अधिकार होता है कि आपको किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती है। किसको नहीं दी जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है? इसके अलावा उस देश के नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिस देश में ऐसे कानून हैं जिस कानून के अनुसार भारत के लोगों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो मान लेते हैं पाकिस्तान ने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के अनुसार इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता नहीं दी जा सकती, तो भारत में भी ऑटोमेटिकली ये कानून लागू होगा, यानी अब भारत में पाकिस्तानियों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है लेकिन वो अपने दूसरे देश की नागरिकता को नहीं छोड़ता तो उसको भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब समझते हैं नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि भारत में आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पर रहना पड़ेगा। इसके अलावा यू मस्ट हैव अ गुड कैरेक्टर। इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज, भारत में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और भारत में रहने की आपकी इंटेंशन क्या है। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन देखते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन क्या है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन ये है कि आपको भारत में 14 साल यानी आपका टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स। अब ये 14 ईयर्स का क्या मतलब हुआ कि इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका 1 ईयर और दूसरा है आपका 11 ईयर्स। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 ईयर एंड 11 ईयर्स। ठीक, इसमें क्या कि जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो जिस दिन आपने अप्लाई किया आपको कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर डेट से 1 साल पहले तक आपको लगातार कंटिन्यूसली आपको भारत में रहना जरूरी है।
ठीक, तो ये क्या है आपका, कंटिन्यूसली आपको भारत में रहना जरूरी है। और ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 11 साल आप एग्रीगेट रहते हो। एग्रीगेट का मतलब ये कि आप भारत में आए, आपने 1 साल रहा, फिर आप 6 महीने के लिए दूसरे देश चले गए, फिर आप फिर आए, फिर आपने 6 महीने रहे, फिर आप 6 महीने रहे, तो ऐसे टोटल जब किया जाए तो टोटल आपका 11 साल कम से कम, और 1 साल आपका कंटिन्यूस अगर आप भारत में 1 साल रह रहे हैं, तब आप एलिजिबल होंगे नेचुरलाइजेशन के लिए। ठीक, ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, 2009 का जो एक्ट आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें इन कंडीशंस को चेंज कर दिया जाता है। तो अभी हमने देखा 1+11 इन 14 ईयर्स, पिछले 14 सालों में आपको 1 साल तो कंटिन्यूस भारत में रहना है, यानी जब आप अपील कर रहे हैं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब, और 11 साल आपको एग्रीगेट में रहना है। 2019 का जो एक्ट आता है वो इस 11 साल को हटाकर 4 साल कर लेता है। तो कोई आपसे अगर आज की डेट में पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो माना जाएगा जो कि 1 ईयर कंटिन्यूसली भारत में रह रहा है पिछले 1 साल से, और एग्रीगेट 4 साल से भारत में वो रह चुका है। 4 साल वो भारत में रह चुका है पिछले 14 सालों में। 2019 का जो एक्ट आया था उसमें इस 11 को रिप्लेस कर दिया गया है 4 के साथ। ठीक है, तो अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट की डेफिनेशन ये है। तो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब आप भारत के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आपको यू मस्ट पजेस अ गुड कैरेक्टर, राइट, आपको 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए बोलनी, और इसके अलावा आपको गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपकी इंटेंट क्या है भारत में रहने की। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। नागरिकता आपको कौन एलोकेट करेगा थ्रू नेचुरलाइजेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नागरिकता एलोकेट करेगी। इसके अलावा सरकार अगर चाहे तो इन सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को हटा सकती है, चाहे तो कोई भी कंडीशन को हटा सकती है, चाहे तो सारी कंडीशन को हटा सकती है। इसका मतलब अगर आप भारत में रहना चाहते हैं और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं लेकिन आपका कैरेक्टर गुड नहीं है, तो भी सरकार आपको नागरिकता दे सकती है। अगर आपका कैरेक्टर गुड है लेकिन आपको भारत में बोली जाने वाली कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो भी आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिक बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, एंड दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन, राइट। तो अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जो है नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता के लिए आपको भारत में 7 साल रहना होगा, ठीक है, 7 साल। और इसमें जो रूल होगा 1+6, 1 का मतलब हो गया कि 1 ईयर आपको कंटिन्यूस भारत में रहना है, ठीक है। और 6 का जब हम बात करेंगे तो 6 का मतलब ये हो गया एग्रीगेट, कि आपने टोटल भारत में 6 साल एग्रीगेट रहना है, राइट। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे और आपको थ्रू रजिस्ट्रेशन नागरिकता दी जा सकती है। 5वां जो प्रावधान है नागरिकता का, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये कि भारत ने, यानी अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल गोवा, ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ, गोवा वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, बट लेटर ऑन इन 1961 गोवा को जो है लिबरेट कर दिया जाता है और भारत में शामिल कर दिया जाता है। तो अब जो गोवा के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम। तो जैसे ही हम किसी नई टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी टेरिटरी में, वैसे ही जो वो टेरिटरी है वो या उस टेरिटरी के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक कंसीडर किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये तो तरीके हो गए जिन तरीके से हम नागरिकता को अटेन करते हैं, बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जहां पर आपसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला है आपका रिनंसिएशन, दूसरा है आपका टर्मिनेशन, और तीसरा है आपका डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन का मतलब जब आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, टर्मिनेशन का मतलब जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसका एग्जांपल है अक्षय कुमार, बिकॉज अक्षय कुमार ने क्या किया, कनाडा की नागरिकता ली, और जैसे ही इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली, इनकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। आज ये कनाडा के नागरिक कंसीडर किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपसे आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है इनकेस अगर आपने फ्रॉड किया है, राइट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं फॉलो किया, आप उसको नहीं मानते, आप उसे डिफेम करते हैं, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप कंडीशंस को वायलेट करते हैं या ये पता चलता है कि आपने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है, आप तो रहते ही नहीं थे इंडिया में, नेचुरलाइजेशन में आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया, ये पता चलता है कि आप जो है आपने एग्रीगेट जो बताया कि आप इतने साल तक रहे हैं वो नहीं थे आप,
यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कोई फ्रॉड किया और फिर आपने नागरिकता हासिल करी है और सरकार को ये बात बाद में पता चलती है तो आपसे आपकी नागरिकता ली जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर आपको 2 साल की सजा होती है। मान लेते हैं कि आप जो है आप कनाडा से थे, ठीक है, और आप इंडिया आए, आपको इंडिया बहुत पसंद आया और आपने जो है भारत की नागरिकता ली, ठीक है, तो अब आप हो गए भारत के नागरिक। लेकिन जब आप भारत के नागरिक हुए तो आप वापस कनाडा गए और वहाँ पे आपने कोई क्राइम कर लिया और आपको जो है 2 साल की सजा हो गई, तो उस केस में आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप भारत की इमेज खराब कर रहे हो, तो आपसे आपकी नागरिकता वापस ली जा सकती है। इसके अलावा अगर वॉर टाइम में आपने जो है एनिमी को कॉन्टेक्ट किया इलीगल तरीके से, इमोरल तरीके से, और आप अपने दुश्मन को हेल्प कर रहे हैं, तो भी आपसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन योर सिटीजनशिप एक्ट्स कि आपको किस आधार पर आपसे आपकी नागरिकता ली जा सकती है। कहाँ पर लिखा है? 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लिखा है, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मेरी नज़र में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। तो पहला तो हमें ये देखना है कि ये होते कौन है। तो इनकी डेफिनेशन दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताता है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होंगे। पहला आपको याद रखना है, ही वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहला आपको याद ये रखना है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ठीक, ये भारत के नागरिक नहीं है, ठीक। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है पहले रह चुके हो, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक था, कब तक? 26 जनवरी 1950, ठीक है, या फिर वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन, भारत का नागरिक था या फिर एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए, ठीक है, 26 जनवरी 1950, या फिर इज अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ पर्सन। यानी ऊपर की जो 2 कैटेगरी हैं, इनका बच्चा है, ठीक है, या फिर इनका ग्रैंड चाइल्ड है। तो ये कौन होंगे? ये एलिजिबल होंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाने के लिए। तो ओवरसीज सिटीजनशिप जो है या सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कौन है? ये वो लोग हैं, अगर बहुत पुराने लोग हैं तो 26 जनवरी 1950 में ये लोग भारत के नागरिक थे इस पर्टिकुलर डेट तक। उसके बाद ये भारत छोड़ के चले जाते हैं, मान लेते हैं अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं। तो ये नागरिक तो अमेरिका के हैं, लेकिन भारत के क्या है? ओसीआई है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये कंसीडर किए जाएंगे। या फिर ये व्यक्ति उस वक्त एलिजिबल थे भारत का नागरिक बनने के लिए, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली और ये अमेरिका चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, तो तब भी इन्हें ओसीआई कहा जाएगा। या फिर इस तरह के लोगों के जो बच्चे होंगे उनको भी ओसीआई कहा जाएगा, ठीक। क्या लिखा है इसमें? तो बेसिकली क्या है, इसमें कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 7A ऑफ द ओसीआई कार्ड रूल्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपको ये कार्ड चाहिए, राइट, तो आपका इन सारी कंडीशन को मैच करना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अमेरिका के अगर नागरिक हैं, आप कनाडा के अगर नागरिक हैं, राइट, आप इंडिया से अमेरिका चले गए थे, कनाडा चले गए थे या किसी भी दूसरे देश में चले गए थे, तो आपको ओसीआई दिया जा सकता है। बट अगर आप जो है पाकिस्तान के नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, तो आपको ओसीआई नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप एलिजिबल थे 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए, या भारत का नागरिक थे और आप चले गए बांग्लादेश या फिर आप चले गए पाकिस्तान, राइट। जब आप पाकिस्तान गए तो जैसे हमने देखा कि जो आदमी अमेरिका गया है उसको ओसीआई का जो सर्टिफिकेट है, ओसीआई का कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यानी आप बांग्लादेश या पाकिस्तान अगर गए हैं तो आप ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, आप ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये जो कैटेगरी है, ओसीआई की कैटेगरी है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और एक अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद एक बार आप चेक कर लेना, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है LM सिंघवी
की रिपोर्ट थी, इनकी रिकमेंडेशन थी, और इनकी रिकमेंडेशन पर ओसीआई जो कैटेगरी है, ओसीआई कार्ड जो सिटीजनशिप कैटेगरी है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। आई एम 99.99% श्योर, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ मिस्टेक, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई और आंसर हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि एलएम सिंघवी जो कमीशन है ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो हमें देखने को मिलता है आपका ओसीआई, राइट। इसके अलावा अभी एक और हम पढ़ेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में, जिसको मर्ज कर दिया गया था 2015 में ओसीआई के साथ। हालांकि ये भी आने वाली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलता है। अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर है तो क्या बेनिफिट है आपके? पहला बेनिफिट ये है कि आप भारत में कितनी भी बार आ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा, राइट। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं, आप एलिजिबल हैं भारत में ओसीआई हासिल करने का, तो जब आपको ओसीआई मिलेगा तो आप इंडिया मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा। इसके अलावा आपको FRRO में, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एक प्रिविलेज आपको दिया गया है। दूसरा, अगर आप ओसीआई हैं, राइट, अगर आप ओसीआई हैं और आपको जो ओसीआई कार्ड है उसे 5 साल हो चुके हैं, यानी आप पिछले 5 साल से रजिस्टर्ड ओसीआई हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यू विल बी एलिजिबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, टू गेट भारत की नागरिकता, राइट। तो आपको ओसीआई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और इसको 5 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद आप चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। एक तो ये आपको प्रिविलेज दिया जाता है। तीसरा प्रिविलेज क्या होगा? भारत के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे वहां पे आपको अलग से एक स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर दिया जाएगा, ताकि आपका प्रोसेस इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको वीजा की जरूरत तो है नहीं बार बार, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वीजा आपको अवेलेबल हो जाता है। तो आपके प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए इंडियन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होंगे वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो प्रिविलेज आपको दिया जाएगा वो ये कि आप जो है स्पेशल बैंक अकाउंट्स भारत में खोल सकते हैं, आप नॉन फार्म प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ओसीआई को अवेलेबल है, ये सारे प्रिविलेजेस ओसीआई को अवेलेबल है। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं ओसीआई के ऊपर। पहली, ओसीआई के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, राइट। इसके अलावा ओसीआई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इनको ट्रैकिंग के लिए जाना है या कोई इनको सबमिट करना है, ठीक है, कोई पीक में जाना है इनको या कोई ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो वहां पे इन्हें गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज आप याद रखना कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जब बात होगी एडमिशंस की, राइट, यानी अगर इनको आईआईटी में एडमिशन चाहिए या नीट का एग्जाम इनको देना है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया होगा कि एनआरआईज के लिए एक कोटा जो है वो रिजर्व होता है, तो इसी कोटे में ओसीआई को भी रिजर्वेशन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं प्रिविलेज है कोई, लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहां पे आईआईटी जैसी सीट्स हो गई, नीट जैसे एग्जाम हो गए, तो वहां पे ये चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, जो कि आपके एनआरआई रिजर्वेशन में ही काउंट किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो मैंने आपको बताया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी पहले एक कैटेगरी हुआ करती थी, राइट। ये भी एक कैटेगरी हुआ करती थी, फॉरेन सिटीजन की एक कैटेगरी होती थी। अच्छा, इसमें कौन कौन से लोग होते थे जो बाहर रखे गए थे, राइट। तो इसमें आपको मिलेगा कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से है तो पीआईओ नहीं होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ओसीआई की बात कर रहे थे तो ओसीआई में आपको केवल 2 कंट्री देखने को मिल रही थी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन जब हम पीआईओ की बात कर रहे हैं तो पीआईओ में उन नागरिकों को ये दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को ये दर्जा नहीं दिया जाएगा जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान और श्रीलंका एंड नेपाल से बिलोंग करते होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीआईओ कौन होंगे? पहली कैटेगरी, कोई भी वो व्यक्ति जिसने कभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया हो, यानी कभी भी वो भारत का नागरिक अगर रहा हो, ठीक। और मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, ठीक। श्याम जो है पहले इंडियन था, अब उसने जो है न्यूजीलैंड की नागरिकता ले ली है,
ठीक। तो अब जो श्याम होगा उसे क्या मिलेगा, उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड मिलेगा, यानी वो क्या कंसीडर किया जाएगा, पीआईओ कंसीडर किया जाएगा। लेकिन श्याम जो है इंडियन था और उसने मान लेते हैं श्रीलंका की नागरिकता ले ली, तो उसको पीआईओ नहीं कंसीडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है भारत में पैदा हुए हों, राइट, दे बॉर्न इन इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से उन्हें यहाँ की नागरिकता मिली हो, तो उनके भी जो बच्चे होंगे उनको भी पीआईओ कंसीडर किया जाएगा, राइट। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक का स्पाउस है, यानी श्याम जो है, ठीक है, तो श्याम इंडियन है और इनकी जो वाइफ है, मान लेते हैं उनका नाम जूली है, जूली जो है अमेरिकन है, ठीक है, तो जूली को क्या मिलेगा, जूली को पीआईओ का स्टेटस मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जैसे श्याम है, तो श्याम को पीआईओ का स्टेटस मिला हुआ है, तो श्याम के साथ अगर किसी और की शादी हो जाती है, मान लेते हैं जूली की शादी होती है, तो इनको भी जो है पीआईओ कंसीडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 2015 के बाद से पीआईओ की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया और अब ओसीआई की कैटेगरी में ही इसको डाल दिया गया है। तो अब पीआईओ नाम की कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं है, देयर इज ओनली सिंगल कैटेगरी एंड दैट इज ओसीआई। Very important. And with this we came to an end of our chapter number 6, that was नागरिकता, citizenship. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक। इसको 1 से 2 बार और पढ़िएगा, कुछ डेट्स हैं जो आपको रटना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी सवाल आपको पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का सवाल मैं आपको देना चाहूँगा, यू हैव टू राइट अबाउट एनआरसी इन द कमेंट बॉक्स। 3 चीज़ें आपको लिखनी है। पहला एनआरसी, थोड़ा बहुत लिखिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, एनआरसी के बारे में आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है क्या लिखना चाहिए, एनपीआर के बारे में, ठीक है, एनपीआर के बारे में आपको लिखना है। और इसके अलावा ठीक है, तीसरा आप लिखिए एनआरआई के बारे में, ठीक। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है और एनआरआई क्या होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक यू लीव। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।